औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली बीएससी लेवल का थर्मोडायनामिक्स में से वंडर वाल इक्वेशन, यानी हमने ड्राइव करनी है आज वंडर वाल इक्वेशन। लेकिन उससे पहले आइडियल गैस कि बेसिकली आइडियल गैस क्या चीज़ है, क्योंकि जो वंडर वाल इक्वेशन है वो रियल गैसेस के लिए होती है। रियल गैसेस को समझने से पहले हमें आइडियल गैस देखनी होगी कि आइडियल गैस क्या होती है। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नंबर 1 वो पॉइंट पार्टिकल होते हैं, और नंबर 2 डू नॉट एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, या हम कह सकते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान। उस गैस को हम आइडियल गैस कहेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो फर्दर बढ़ते हैं और रियल गैस से बढ़ने की तरफ। उससे पहले आपके पास आइडियल गैस की इक्वेशन आती है, यानी PV इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन है आइडियल गैस के लिए है। अब उसके बाद हम रियल गैस को देखते हैं। रियल गैस क्या है? रियल गैसेस, अगर रियल गैसेस को एज कंपेयर टू आइडियल देखा जाए तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स पॉइंट पार्टिकल्स नहीं होते, यानी उनका कुछ ना कुछ डेफिनेट डायमीटर होता है। और नंबर 2 हैव इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दोनों वो पॉइंट हैं जो बिल्कुल ही कहने अलग हैं आइडियल गैस से। चलिए, अब बेसिकली हमने इससे पहले आइडियल गैस की इक्वेशन लिखी जो कि PV = nRT थी। अब हम वंडर वाल इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, यानी वंडर वाल ने अजम्पशन की थी कि बेसिकली हमारे पास आइडियल गैस को हम आइडियल लेते हैं। सो हमारा वास्ता अगर पढ़ना है तो रियल गैस है। सो अब कुछ दो बातें उसने पॉइंट आउट की थी जिनकी बिना पर उसने रियल गैसेस के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी, और उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? वंडर वाल इक्वेशन। चलें फर्दर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से अजम्पशन या कौन कौन सी दो बातें थी जो वंडर वाल ने जिनको माइंड में रखा और इक्वेशन ड्राइव की। तो बेसिकली आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, एक है रियल गैस की और एक है आइडियल गैस की। आप देख सकते हैं ये जो रियल गैस है ये लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये पूरा जो कंटेनर है यहाँ तक रियल गैसेस से भरा हुआ है। और आगे हमने स्टार्ट में देख लिया कि जो ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं। सो वो ज़्यादा इस रीजन में होंगे। सो पॉइंट अगर हम डालें इकट्ठे तो वो जुड़े होंगे, ठीक है, यानी उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होगा। ये सारा भरा होगा जी आपका कंटेनर आइडियल गैस है। अगर हम उसको रियल गैस को कंपेयर करें आइडियल गैस के साथ, सो अब हमने बात कर दिया कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे रियल गैस के वो पॉइंट पार्टिकल्स नहीं होंगे, यानी उनका कोई डेफिनेट डायामीटर होगा। ठीक, डायामीटर है। उसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। जैसा आप देख रहे होंगे ये जो सर्कल्स डाले हैं बेसिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को जो कि रियल गैस के हैं। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं हम ड्राइव करते हैं वंडर वाल इक्वेशन की तरफ। ठीक, अब बेसिकली जो वंडर वाल ने इक्वेशन ड्राइव की दो चीज़ों को माइंड में जहन में रख के किया, यानी एक तो डेफिनेट डायामीटर ऑफ रियल गैसेस, यानी अब जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोई ना कोई डायामीटर है, बेसिकली वो पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है। सेकंड, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस, यानी रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कुछ फोर्सेस हैं जो कि हमने देखा था आइडियल गैस में नहीं थी। ठीक, अब बढ़ते हैं इन दो फैक्टर्स, जो दो फैक्ट्स की तरफ जो हमने बताए
कि वंडरवाल ने माइंड में रखा और इन्हीं को लेके आगे उसने ड्राइव की इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो ये फिगर बनाई है इसमें मॉलिक्यूल ए है और मॉलिक्यूल बी है, इनको माइंड में रखिएगा क्योंकि अब हम डायमीटर की बात करेंगे, फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे। सो इस फिगर को माइंड में रखिएगा। चलिए बेसिकली फर्स्ट है दिया हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ डेफिनेट डायमीटर्स। अच्छा, ये कुछ मैंने मॉलिक्यूल ए बनाया और फिर मैंने एक हेमी सरफेस बना दिया। बेसिकली जैसे कि आप देख रहे होंगे ए और बी के दरमियान और ये मिडल में कुछ गैप खाली है। सो अब बात करने की ये है कि जब आपके पास रियल गैस होगी तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान स्पेस होगी। यानी अगर मैंने ये एक मॉलिक्यूल बनाया और एक हेमिस्फीयर बना दिया, अब जाहिर सी बात है अब ये भी इस हेमिस्फीयर के अंदर नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स परमिट ही नहीं करेगा, अलाउ ही नहीं करेगा कि वो आए। सो बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कुछ अरेंजमेंट ऐसी है, ठीक, यानी वो कुछ ना कुछ अपना डेफिनेट वॉल्यूम रख रहे हैं, डेफिनेट डायामीटर रख रहे हैं। सो उस डायामीटर की वजह से वो उन कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेस होगी। सो इस चीज़ को वंडरवाल ने जहन में रखा और फिर कहा कि आपका जो गैस है, आपकी जो गैस है, यानी आइडियल के केस में देखा कि आपके पास इस गैस के मॉलिक्यूल्स ने ठीक ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस। मॉलिक्यूल्स पे इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, नॉट कंटेनर। आप जैसा कंटेनर रखोगे या जैसा सिलेंडर रखोगे उसमें गैस भरोगे, गैस ने वैसे ही ले लेना, ठीक। हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, ठीक। ये पॉइंट पार्टिकल्स थे, ये इकट्ठे पे जुड़ के आ गए, इन्होंने वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्युपाइड किया एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस। सो अब क्या होता है, हमारे इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेस आ जाती है। सो उस फ्री स्पेस की वजह से जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करना चाहिए था मॉलिक्यूल्स ने, उसमें कमी आ गई एज कंपेयर टू रियल गैसेस। सो अब हमारे पास जो कमी आ रही है, जो फ्री स्पेस आ रही है, हम उसको लिखते हैं और फर्दर आपको बताता हूँ। चलिए जी, अब उन्हीं बातों को लिख रहे हैं कि यानी जो मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेस आ रही थी, सो वो हमारे पास फ्री स्पेस इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है, स्फीयर को आधा हम कंसीडर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। सो आपको वॉल्यूम पता है स्फीयर का, सो आपके पास 4/3 आता है वॉल्यूम स्फीयर का। सो हमने हाफ कर दिया, 1/2 आपके पास बन जाता है जी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद अगर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो Na हों, तो तब हमारे पास फ्री स्पेस इक्वल किसके होगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इनटू मल्टीप्लाई Na। सो इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1 मोल हमें गिव कर रहा है फ्री स्पेस which is equal to 1/2 4/3 into Na। सो हम इस चीज को पुट कर लेते हैं, यानी हमने इसको एक नाम दे दिया which is B। सो B is equal to volume of hemisphere of Na molecules, ठीक। चलिए, सो अब हम 1 मोल जो हमने पुट किया था B के इक्वल, अगर हमारे पास n मोल हो जाए ऑफ रियल गैसेस गिव फ्री स्पेस विच इज इक्वल टू Mb। अब हमारे पास क्या आता है जी Mb। अब हमें पता है कि हमारे जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्यूम कम ऑक्युपाइड करते हैं एज कंपेयर टू आइडियल गैस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पॉइंट पार्टिकल होते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं, पॉइंट डॉट करके इतने ज्यादा वो उसी कंटेनर में आ जाते हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के मुताबिक ज्यादा आएंगे।
ठीक है। अच्छा, अब फ्री स्पेस आ गई, सो हमने अब मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफाई करना है अपनी जो हमारे पास रियल गैस, ठीक। सो उससे पहले हमारे पास वॉल्यूम में कमी आ जाएगी विच इज V माइनस NV, सो हम उसको पुट करते हैं इन आइडियल गैस। सो P इज इक्वल टू nRT था, हमने वॉल्यूम की जगह रिड्यूस कर दिया, यानी V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। अगर हम देखें फर्दर, यानी इस इक्वेशन को देखें, P है उसके बाद ये वॉल्यूम V। अब ये बेसिकली किसको शो कर रहा था? डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक। आप देख सकते हैं इक्वेशन से आपको नजर आ रहा होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है, इनवर्स इनका रिलेशन है। सो ये आपका कम होगा तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ ये बढ़ेगा, यानी प्रेशर आपका बढ़ेगा। सो आसान लफ्जों में हम कहते हैं कि जो रियल गैस होते हैं, रियल गैस, उनका प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस। सिंपल। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट है यानी सेकंड फैक्ट, उसको पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। अभी तक के लिए आप लोग चलें जी, बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जो फोर्स होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान।